कल के क्लास में यानी कि वेक्टर अलजेब्रा 2 में हमने यूनिट वेक्टर्स देखा था कि क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स देखा था कि वो क्या होते हैं, और किस तरह से किसी भी पॉइंट के पोजीशन को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमने 3 डायमेंशंस के लिए बेसिकली वो सब कुछ देखा था। हमने किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं ये भी देखा था। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, मतलब किसी भी वेक्टर को x y उस वेक्टर के x y और z के कंपोनेंट में किस तरह से ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ये हमने कल देख लिया था, राइट। सो बेसिकली कल हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर a इस तरह से ay प्लस az के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, जहां की axi, ayj और az के इस वेक्टर a के रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट्स है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। हमने ये चीज देखा था। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दैट इज जो मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इसी वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। जैसा कि कल मैंने कहा था, इसको हम आज प्रूफ करने वाले हैं। चलिए ठीक है। जो आपका फिजिक्स का कोर्स है अभी के लेवल में, अभी का जो लेवल है आपका फिजिक्स का, उसमें एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे वो करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स का यूज। यानी कि आपको x और y एक्सिस में ज्यादातर टाइम फिजिक्स में x और y एक्सिस में आपको उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में तो हमने देख लिया, इसको हम थोड़ी देर में प्रूफ भी करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड कैसे आता है। लेकिन चूंकि हमने 3 डायमेंशन में देख लिया है तो डेफिनेटली 2 डायमेंशंस में इसको निकालना, किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में उसके रिस्पेक्टिव वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो देख लेते हैं कि 2 डायमेंशंस में किस तरह से किसी पर्टिकुलर वेक्टर को उसके वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, राइट। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर a, ये है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है ax और ay। ठीक है, अब ये तो 2 डायमेंशंस में है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये होगी x एक्सिस y एक्सिस। सपोज दैट दिस वेक्टर OP और दिस वेक्टर a makes the angle alpha with the positive direction of x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये वेक्टर a एक एंगल बना रहा है अल्फा। अब इसका जो x के तरफ का कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, यहां तक होगा, और ये होगा हमारा axi, जहां कि सिर्फ ax इस वेक्टर का कंपोनेंट है x के तरफ, और जब axi को हम पढ़ते हैं तो ये axi जो है इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट है x एक्सिस की तरफ, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ। यहाँ पे ये जो है ये डेफिनेटली ay है यानी कि y कोऑर्डिनेट, तो ये ayj है। जो इस वेक्टर का मीनिंग था वही इस वेक्टर का भी मीनिंग है, बस इसका डायरेक्शन y के तरफ है। तो ये जो वेक्टर है ये इसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से ज्वाइन करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक ये भी जो होगा ये सेम ayj ही होगा, क्योंकि इसी वेक्टर को हमने उठा के बस यहाँ पे रख दिया है। वेक्टर को हम कहीं भी रख सकते हैं, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। चलिए
तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड सिंपली ए से भी हम दिखा सकते हैं। अब चलिए भाई, सबसे पहले ये देखिए, एक ये वेक्टर है, ध्यान से देखिए, एक ये वेक्टर ए एक्स आई है, यहां तक है। यहां पे इसके टेल में हमने क्या किया, ये जो y वेक्टर, y कंपोनेंट है, y वेक्टर कंपोनेंट है, तो इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड पे रखा और इस वेक्टर को हमने इस पॉइंट P तक ड्रॉ किया। तो ये a जो है आप क्लियरली देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर AXI और AYJ का। क्यों? क्योंकि वेक्टर A AXI के टेल से लेके ये जो फाइनल वेक्टर है AYJ इसके हेड तक ड्रॉ हो रहा है। तो A इज डेफिनेटली द रिजल्टेंट ऑफ इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियरली वेक्टर A is the resultant of its vector components AXI and AYJ along the positive directions of x and y axis। जानबूझ के मैं कभी कभी कैमरा की तरफ देख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि माइक एक्चुअली चालू है, स्टार्ट है। नहीं तो कभी कभी, पिछले बार मैंने बताया था आपको पिछली बार की बीच में ही माइक का मेरा रिसीवर जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो इसीलिए। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ फिगर से आपको ये दिख रहा है कि जो वेक्टर ए है वो रिजल्टेंट है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का, एक्स और वाई वेक्टर कंपोनेंट्स का along the positive directions of x and y डेफिनेटली। चलिए, तो ये तो साफ है कि जो a होगा, वेक्टर a होगा, वो होगा AXI प्लस AYJ। तो आपने देखा कि हम 2 डायमेंशंस में भी किसी पॉइंट P को किसी रेस्पेक्टिव पॉइंट से, पोजीशन से रिप्रेजेंट या लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर A है ये क्या है, एक तरह का पोजीशन वेक्टर है इस 2 डायमेंशनल स्पेस में इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए। So A is a position vector which locates the position of this point P in this 2-dimensional rectangular coordinate system। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। अब 3 डायमेंशन में तो मैंने मैग्नीट्यूड आपको डायरेक्ट लिख दिया है जिसका हम प्रूफ अभी करेंगे, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन है, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है क्योंकि सेम प्लेन है, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसी पे वाई और एक्स एक्सिस बना हुआ है, राइट। अब ग्राउंड है सपोज करते हैं, या इस बोर्ड को समझिए, अब इसी बोर्ड पे एक्स और वाई एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस रहता है तो डेफिनेटली हमें भी उस जेड एक्सिस को भी इसी प्लेन पे, इसी बोर्ड पे दिखाना पड़ता है, लेकिन वो जेड एक्सिस एक्चुअली इस तरह से रियल में होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिस प्लेन पे एक्स और वाई है उससे बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई एक ही प्लेन है, यानी कि ग्राउंड अज्यूम करिए इस बोर्ड को, तो ग्राउंड पे ही एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसके मैग्नीट्यूड को निकालने में। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं यहाँ पे Q है, तो फ्रॉम ट्राइंगल OPQ फ्रॉम द राइट angled triangle OPQ we have by using Pythagorean theorem OP is equal to square root of OQ square प्लस QP स्क्वायर।
यहाँ से तो कोई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब OP क्या है? OP जो है इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो A इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ OQ। OQ क्या है? ये लेंथ है इस पर्टिकुलर वेक्टर AXI का, यानी कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? AX, क्योंकि I का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। तो ये हो गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इसी तरह ऊपर y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया इसका। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कितना आसान है। अब आसान तो 3 डायमेंशंस में भी इस तरह ये मैग्नीट्यूड हमें प्रूफ करना वहां भी आसान है, बट वहां पे थोड़ा सा फिगर को इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर हम वो टफनेस की बात करें तो वहाँ पे इसीलिए चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा अज्यूम करना होता है, इमेजिन करना होता है, तो वो भी अच्छी बात है। कभी कभी इमेजिन भी करना चाहिए, कभी कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा इमेजिन करना चाहिए मैथमेटिक्स में। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। अब भाई इस एंगल से कैसे रिलेट करें इस कंपोनेंट्स को और इस वेक्टर को, उसका भी इलाज है। चलिए भाई देख लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल OP, चाहिए तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, फ्रॉम ट्राइंगल क्या लिखा हूँ, इसी ट्राइंगल से कर रहा हूँ। ट्राइंगल तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने लिख ही दिया है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करिएगा आप। ऑल्सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में OPQ में कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस, यानी कि OQ, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी कि OP। OQ क्या है भाई? x कोऑर्डिनेट है तो AX, OP क्या है भाई? हाइपोटेनस है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो क्या हो गया ये? दैट इंप्लाइज AX इज इक्वल टू A cos अल्फा। तो अगर आपको अल्फा पता है और A का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप A का, इस वेक्टर A का x कंपोनेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ बाय हाइपोटेनस OP। PQ क्या है भाई? y कोऑर्डिनेट यानी कि AY बाई A, दैट इंप्लाइज AY इज इक्वल टू A साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये रिलेशनशिप एक हमें नया मिल गया एंगल अल्फा के साथ। और ये याद रखिएगा, ये एंगल वो है जो कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बन रहा है। तो अज्यूम करिए कि अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, तो अल्फा अब यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। तो इस केस में इसका जो ये P है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, ये तो अभी भी पॉजिटिव है, AY J, बट इसका जो x कंपोनेंट है वो याद रखिए नेगेटिव डायरेक्शन में है, AXI। ठीक है, अल्फा यहां ऑटोमेटिकली डायरेक्शन को दिखा देता है, एंगल है डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से ये जो वेक्टर A है वो एंगल बना रहा है, ये अल्फा याद रखिएगा। दिस एंगल अल्फा इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। हो सकता है कभी कभी आपको y एक्सिस के से भी, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इस तरह का कोई एंगल दे दे और वहां उसके रेस्पेक्ट में कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कह दे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, वहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ड्रॉ करके देख लेंगे। लेकिन जनरली जो है ये एंगल अल्फा जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से मेजर किया जाता है। मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो इस तरह का,
वो वेक्टर जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से एंगल बनाएगा वही एंगल अल्फा होता है, और उसी के साथ ये रिलेशनशिप हमेशा एप्लीकेबल होता है। चलिए, तो ये भी आपको जानकारी मिल गई कि जब क्वाड्रेंट चेंज करेगा ये पोजीशन वेक्टर ए जो है, तो किस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर कंपोनेंट्स हैं अपने डायरेक्शंस को चेंज करते जाएंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए, चूंकि आई का डायरेक्शन जनरली किधर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के तरफ, अब इस तरफ है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ आई, तो वही ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, और इस नेगेटिविटी को ये एंगल भी दिखा रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट किस तरफ है, नेगेटिव के तरफ है, इसलिए तो ये एंगल का वही मतलब है, एंगल भी तो एक तरह से डायरेक्शन ही बताता है ना, इसलिए। तो ये हो गया आपको 2 डायमेंशन में ये सब कुछ, किस तरह से किसी भी वेक्टर को उसके रिस्पेक्टिव वेक्टर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका ये आपको सारा उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपको अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट P का 5 और 7, और आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर A निकालिए, A फाइंड करिए जिसका कोऑर्डिनेट ये है, तो कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर A इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना है 5, इसके साथ I प्लस y कोऑर्डिनेट 7, इसके साथ j, दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, जो आएगा वो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर आपके पास हो कि एंगल थीटा 30, एंगल अल्फा 30 डिग्री है, आप इस वेक्टर का x कंपोनेंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, a cos 30 डिग्री, आपके पास a दिया हुआ रहेगा, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, वहां से आपका x कंपोनेंट निकल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस। टॉपिक में अगर कुछ लिखना चाहें यहां पे तो इसको लिख लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जब 3 डायमेंशंस में किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे उस वेक्टर के 3 वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव x के तरफ, y के तरफ और z के तरफ। सपोज अ वेक्टर A is equal to axi plus ayj plus azk, ठीक है, where axi, ayj and azk is clearly the rectangular components of vector A along the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis. Prove that the magnitude of vector A is
जिसको हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यही मैंने बताया था आपको 3 डायमेंशंस में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है, यही तो बताया था ना मैंने कल भी। और हमने कहा था कि इसको हम प्रूफ करेंगे। अब 2 डायमेंशंस में तो हमने इसको प्रूफ करके देख लिया कि कितना आसान है। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया और हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाने वाले हैं, लेकिन उसको हमें 2 बार लगाना होगा, पार्ट बाई पार्ट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर को समझना है, बस फिगर को आपने जहां समझा सॉल्व। सो ट्रीट दिस पर्टिकुलर थ्योरम एज अ प्रॉब्लम। इसको एक प्रॉब्लम की तरह आप समझिए, क्वेश्चन की तरह समझिए। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस। Suppose this is a point P whose coordinate x, ax, ay and az। यही तो कोऑर्डिनेट होगा, तो ये वेक्टर हमारा हम a मान लेते हैं और यही वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब ये 3 डायमेंशन है, तो P कहाँ पे है पहले ये इमेजिन करिए। आप जिस रूम में होंगे, डेफिनेटली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रूम एक रेक्टेंगुलर रूम होगा, ठीक है। अब उस रूम के किसी भी एक कॉर्नर में एकदम नीचे वाले पॉइंट को देखिए, किसी भी कॉर्नर के एकदम नीचे वाले पॉइंट को। तो जो नीचे से 2 दीवार गुजरे हैं उस पॉइंट को क्रॉस करके, तो एक y एक्सिस मान लीजिए, किसी एक को x एक्सिस मान लीजिए, तो वो 2 डायमेंशन हो गया। अब उसी पॉइंट से वो जो कॉर्नर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर गया है वो हमारा z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो पॉइंट P कहीं यहाँ पे होगा मान लेते हैं, कहीं भी हवा में पॉइंट P होगा, यानी कि पॉइंट P जो है ग्राउंड पे अभी नहीं है, वो क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो जब ऐसा है तो डेफिनेटली इसका जो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो x के तरफ भी होगा, y के तरफ भी होगा और z के तरफ भी होगा, राइट। तो अब क्या करना है आपको, देखिए ये देखिए, अब ये मेरा है x एक्सिस, इसको मैं अभी x मान रहा हूं, ठीक है। ये ऑरिजिन है, ये क्या है हमारा ऑरिजिन। यहां पे इसको देखिए, ये ऑरिजिन है, ये x है, P यहां पे है, ये क्या है, ये जो दिखा रहा है ये वाला वेक्टर a है। तो P डेफिनेटली इसका एंड पॉइंट यहां पे P है, यहां पे P है ना P। अब हम क्या करते हैं कि इस P से अगर एकदम स्ट्रेट इसी P से ग्राउंड पे एक लाइन खींच देते हैं, और उस पॉइंट को हम C कहते हैं। हमने ग्राउंड पे वहीं से एक लाइन खींच दिया, एकदम वहीं से, ठीक है। उस P से ग्राउंड तक एक लाइन खींचा, और वो जो C है जो कि ग्राउंड पे हमने लाइन खींचा, याद रखिए वो जो लाइन है हमने एकदम इस एंड पॉइंट से P से लेके एकदम सीधे खींचा है ग्राउंड पे, ठीक है। अब इस पॉइंट C से अगर आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो ये आपका है, ये आपका है AXI, ठीक है। अब यहां से हमने एक सीधे लाइन खींचा ग्राउंड पे C पे, ठीक है। C डेफिनेटली x एक्सिस के एकदम सीधे होगा कहीं पे, क्योंकि x एक्सिस ग्राउंड पे ही तो है और C भी ग्राउंड पे है, तो x एक्सिस से सीधे कहीं पे होगा। अगर उस पॉइंट C से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, सबसे पहले
अगर उस पॉइंट सी से हम ऑरिजिन पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए सी एकदम सीधे ऐसे हुआ, एकदम सीधे। ये देखिए ये जो पेन का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जहां से मैं लिखता हूं वो ग्राउंड पे सी पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से एक लाइन सीधे मैं ऑरिजिन पे ड्रॉ करूं तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो बनेगा पॉइंट सी पे वो क्या बनेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, वही यहां पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, और अगर उसी पॉइंट सी से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा एकदम, और ये भी तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एक्स पे हमने परपेंडिकुलर खींचा है। और याद रखिए अब जो कंपोनेंट्स होते हैं थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। अब ये 2 डायमेंशन में मेरा कंपोनेंट था, अब ये पॉइंट था, तो जो कंपोनेंट्स बनते हैं ना वो हमेशा इस पॉइंट से एकदम सीधे यहीं तक बनेगा कंपोनेंट, इसका यहीं तक प्रोजेक्शन बनेगा, यहीं तक कंपोनेंट बनेगा। तो उस हिसाब से चूंकि P से जो हमने जो लाइन सीधे खींचा है ग्राउंड पे, तो ये हमारा डेफिनेटली Y का जो कंपोनेंट है उसका लेंथ नहीं होगा, ये Y एक्सिस है, तो ये डेफिनेटली सीधे यहीं तक कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट का जो लंबाई होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो उसका लेंथ तो यहीं तक होगा। और डायरेक्शन आपको दिख रहा है y की तरफ है, और y और x तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि हमने एकदम x पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है। और चूंकि c से किया है तो ये लेंथ एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, इस लाइन का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, y कंपोनेंट के बराबर। तो ये हमारा क्या है, AYG है ना, वेक्टर कंपोनेंट है ये। क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया है, ये x हो गया, आपका फिगर बन गया है। अब इस फिगर को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं क्योंकि अलग अलग प्लेन में बना हुआ फिगर है। देखिए सबसे पहले तो किस तरह से फिगर बना हुआ है, ये x कंपोनेंट था आपका, राइट, जो C से C हमारा कहां पे होगा, x कंपोनेंट यहां पे है, ठीक है, और यहीं पे हमारा इस तरह से देखिए, यहीं से हमारा क्या है, ये यहीं पे परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हमारा AXI, राइट, ये O ऑरिजिन है और ये जो है हमारा OC है। इस तरह से फिगर अब बन जाएगा। अगर अलग बनाएंगे तो ये साफ साफ राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्लियरली जो है हमारा AYJ है। उसी तरह अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां से ये परपेंडिकुलर है, राइट। देखिए इस फिगर को मैं यहीं पे बनाता हूं, यहीं पे ड्रॉ करता हूं। OC, सबसे पहले तो OC पे ध्यान दीजिए। OP तो मेरा वेक्टर है भाई, OP क्या है, वेक्टर है। ये OP जो है ये मेरा Z के तरफ का क्या है, ये मेरा, ये मान लेते हैं ये मेरा Z एक्सिस के तरफ AZK है। ध्यान दीजिए Z एक्सिस को ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए। अब P से हमने सीधे C तक, P से सीधे हमने एक लाइन खींचा है ग्राउंड पे पॉइंट C तक, तो डेफिनेटली अगर ये देखिए, ये देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे कहीं पे P है, ठीक है। अगर इसको z एक्सिस, इसी तरह z एक्सिस होगा पॉजिटिव z, यहाँ पे हमारा P है मान लेते हैं, इस जगह पे P है हमारा। देखिए ये जो ढक्कन का टिप है, ठीक है, वहाँ पे मान लेते हैं P है। अब P से जो हमने लाइन खींचा तो ग्राउंड तक, यानी कि ये ओरिजिन जो देख रहे हैं उसी के स्ट्रेट ये मतलब पॉइंट होगा। ग्राउंड पे ही तो वो पॉइंट C है ना, पॉइंट C हमारा कहाँ है, ग्राउंड पे है। तो जितना लंबाई ये हमने P से C तक खींचा वो क्या होगा,
जेड कंपोनेंट, क्योंकि जितना ऊंचाई था उतना ही तो हमने लंबा लाइन खींचा है ना, तो ये जेड कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलरली, सो दैट इज वाई दिस इज द ए जेड के। ठीक है, तो ये ए जेड के हो गया हमारा, राइट। इसका जो टिप है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, और ये क्या हो गया आपका ओ सी। दोनों ट्राइंगल को देखिए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओ सी पी परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर, वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन एब्सोल्युटली वेरी इजीली डिटरमाइन दिस मैग्नीट्यूड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा फिगर अलग अलग बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओसी क्या है हमारा, जो भी है छोड़ देते, उसे क्या मतलब है। ये क्या है, ये लेंथ क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है सीधे, ए का मैग्नीट्यूड इधर होगा। चलिए हम वेक्टर फॉर्म में इसको दर्शाते हैं, मैग्नीट्यूड ए देख लेंगे, और ये ओसी। अब पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे हम, इसमें, तो क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर। चलिए पूरा लिख के डिटेल में करते हैं, और इस फिगर को हम यहीं पे बना लेते हैं कहीं पे, ए वाई जे ओ सी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ क्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्यों हमने नाम दे दिया, ये डेफिनेटली एक्स आई है हमारा। अब चलिए, क्लियरली वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर, राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू सी एंड ओ सी पी। तो ओ सी क्यू यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ओ सी पी यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस एक में ओ सी है इसमें, और एक में ओ पी, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हाइपोटेनस है ए का। तो फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ पी सी वी हैव, इस वाले ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, किसी ट्राइंगल में पहले लीजिए क्या फर्क पड़ता है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। 1 फ्रॉम also from right angled triangle OQC, यहां से क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर 2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम, देखिए पाइथागोरियन थ्योरम का ही यूज किया है, इसमें 2 बार यूज करना पड़ा है क्योंकि हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों में हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगा लिया। इसीलिए कहा था कि जैसे 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स को जब रिजॉल्व कर रहे थे तो वहां पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा के फाइंड कर रहे थे, वहां पे एक ही ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहा है तो 2 बार उसी को हमने अप्लाई किया है। अब देखिए कैसे होगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या करना है हमें, दोनों को ऐड कर देते हैं, ओपी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर। इसको लिख लीजिए ऐड, आपको हो सकता है बाद में कंफ्यूज कर जाए तो यहां पे लिख लें एडिंग 1 and 2। अब ठीक है, अब चलिए भाई, अब देखिए ओसी स्क्वायर तो खत्म हो गया हमारा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर। चलिए भाई कंटिन्यू रखिए आप।
ओपी स्क्वायर। भाई ओपी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? डेफिनेटली इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ओपी लेंथ ही तो है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी क्या है भाई? पीसी कहाँ गया? पीसी पी 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 सी पी सी ये जो है, ठीक है, ये एजेड के है, जेड एक्सिस की तरफ वेक्टर है, तो बस हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि एजेड स्क्वायर। ओ क्यू कहाँ है भाई? ओ क्यू देख सकते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कंपोनेंट प्लस ए एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्यू सी कहाँ है भाई? क्यू सी वाई कंपोनेंट, क्यू सी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कंपोनेंट ए वाई जे, ए वाई यानी कि सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ए वाई स्क्वायर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। प्रूव्ड। आपने देखा किस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं, बस फिगर को आपको समझना है। फिगर आप समझ गए तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से 3 डायमेंशंस में किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ आपके ऊपर है, आप याद रखना चाहें तो। मैं तो हमेशा सलाह दूंगा कि प्रूफ डेफिनेटली करें। हो सकता है ये फिगर समझने में आपको दिक्कत हुई हो, बट आप इमेजिन करेंगे ना 2-4 बार, वो कॉर्नर वाली जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, या तो फिर पेन को रख के या इस तरह से कुछ इमेजिन करके आप उसको कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एकदम पी से स्ट्रेट ग्राउंड पे एक लाइन खींच रहे हैं सी तक। अब सी भी ग्राउंड पे है, वाई और एक्स एक्सिस भी ग्राउंड पे है, तो वहाँ से हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच लिया। और ये जो सी पॉइंट है, अब कंपोनेंट का लेंथ तो यहीं तक होगा ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कोई वेक्टर ए है तो इसके एंड पॉइंट तक, यहीं तक इसका एक इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट एकदम इसी पॉइंट के स्ट्रेट में बनेगा कंपोनेंट। तो इस पॉइंट तक वेक्टर का लेंथ है, तो इसी के स्ट्रेट तक इसका ये भी कंपोनेंट है। ये जो लेंथ है ये भी क्या है? ये एकदम Q जो पॉइंट है एकदम P के सामने है नीचे। उसी तरह Z का जो ये कंपोनेंट है वो क्या है? एकदम P पे है, P के सामने है ऊपर हवा में, ठीक है? यानी कि अगर ये Z है और यहाँ पे P है तो एकदम ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, वो एकदम ये जो लेंथ का एंड पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ वेक्टर AZ के खत्म हो रहा है, ठीक है? तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एकदम ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ। तो चलिए, ये हो गया आपका इसका मैग्नीट्यूड। इसको मैंने बहुत बार, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि किस तरह से आपको बनाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही से मैं बता पाया हूं। बट दिस इज व्हाट आई अज्यूम्ड, आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया, इस फिगर को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो इसको अज्यूम करना चाहिए आपको 2-4 बार। फिर भी नहीं आए तो मेरे से कहिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं पहले, क्योंकि बहुत थ्योरी हमने बहुत पढ़ा, आप भी बहुत बोर हो गए होंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं सबसे पहले। इरेज कर दूं?
चलिए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी को हमने पढ़ा। Find a unit vector parallel to the resultant of vectors R1 is equal to 2i plus 4j minus 5k and R2 is equal to I plus 2j plus 3k। चलिए आसान प्रॉब्लम है ये। कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स R1 is equal to इतना एंड R2 is equal to इतना। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन की तरफ हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, और वो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो तो उसके तरफ है ही, रिजल्टेंट की तरफ है ही, और साफ साफ कह रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसके रिजल्टेंट की तरफ पैरेलल भी होना चाहिए। चलिए भाई अब रिजल्टेंट निकालना है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर मेरा R1 है, ये वेक्टर मेरा R2 है, तो ये क्या हो गया भाई, यही तो रिजल्टेंट हो गया। मान लेते हैं ये वेक्टर R है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है 2i प्लस 4j प्लस माइनस 5k प्लस I प्लस 2j प्लस 3k। अब हर यूनिट वेक्टर को अपने अपने रेस्पेक्टिव के साथ जोड़ देना है। I को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 2i प्लस I 3i, 4j प्लस 2j 6j, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। तो रिजल्टेंट हमारा इतना आ गया। अब सबसे पहले इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया 9 प्लस 36 प्लस 4, 9 4 13 और 36 49 7। तो रिजल्टेंट 49 निकल गया, मेरा 7 निकल गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 निकल गया। अब हमें क्या करना होगा इसमें भाई, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर जो है वो पैरेलल है इस रिजल्टेंट के। अब भाई यूनिट वेक्टर का तो इतना हमें पता है कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली यूनिट वेक्टर हम ऐसा मान लेते हैं कि इधर ही डायरेक्टेड है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं जो इसके पैरेलल है एकदम, इसका उसका डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर इस तरह से होना चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ है कि इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, लेकिन जब इस तरह का लिखा हो कि पैरेलल है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी इस रिजल्टेंट के तरफ ही है। ठीक है, और पैरेलल तो है ही यूनिट वेक्टर, ये तो साफ साफ दिया ही हुआ है। अब यूनिट वेक्टर को जब डिफाइन करिएगा आप, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है डेफिनेशन, एक ऐसा वेक्टर जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो। डायरेक्शन इसका पर्टिकुलर है, जिधर वेक्टर R है मैंने अभी कहा, तो डायरेक्शन तो इस यूनिट वेक्टर का हमने देख लिया। अब कल यूनिट वेक्टर को जो हमने जनरली डिफाइन किया था वो कैसे किया था। अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर हमें यहाँ डिफाइन करना है जो R के डायरेक्शन में हो, वही तो फाइंड करना है हमें। R के डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसके पैरेलल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। तो द
unit vector, let's say vector unit vector r, let's say unit vector r parallel to vector r and directed towards it is, याद करिए आप यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आप याद करिए, वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। आपको याद आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो आपको जाके वहां देखना होगा फिर से यूनिट वेक्टर के क्लास में, जब यूनिट वेक्टर को मैं शुरू में डिफाइन कर रहा हूं वहीं पे इस चीज के बारे में मैंने बताया है। चलिए भाई, सो आर कितना आया है आपका वेक्टर फॉर्म में, इसको लिख लीजिए 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर 7 आया है। इसको हम लिख सकते हैं 3/7 i प्लस 6/7 j माइनस 2/7 k। आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अगर मान लीजिए इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही आंसर है, इसको चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करेंगे आप? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं आर का, x की तरफ का स्क्वायर प्लस y की तरफ का स्क्वायर प्लस z की तरफ का स्क्वायर, तो 3/7 का स्क्वायर यानी कि 9/49 प्लस 36/49 यानी कि 6/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/7 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं इसको भी 4/49, 36 4 40 और 9 39 बाई 39, मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया है, आप देख लीजिए यही आपका करेक्ट आंसर है। सो व्हेनेवर यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट व्हाइल फाइंडिंग यूनिट वेक्टर्स, then what you have to do is to check its magnitude. If the magnitude comes out to be unity, then your answer is correct. If not, then you have definitely mistaken somewhere. चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं अब। हाँ, ये प्रॉब्लम अच्छा है और ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक थ्योरम ही है, अंत में पता चलेगा आपको। Determine the vector having initial point p x y z, सॉरी माफ करिएगा, x1 y1 z1 and terminal point q x2 y2 z2, then find its magnitude and find
इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा प्रॉब्लम है और ये एक थ्योरम है, आपको पता चल जाएगा अंत में। कह रहा है कि डिटरमाइन द वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट p x y z एंड टर्मिनल पॉइंट हैविंग इनिशियल पॉइंट p x1 y1 z1 एंड टर्मिनल पॉइंट q x2 y2 z2 एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो टेल है यानी कि इनिशियल पॉइंट वो ये, उसका कोऑर्डिनेट ये है और उसके हेड का कोऑर्डिनेट ये है। अब इतना तो हमें पता है कि x y z तीनों कोऑर्डिनेट है, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि यहां पे हमारा है p x1 y1 z1, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि यहां पे हमारा है q x2 y2 z2, ये x, ये y और ये z एक्सिस। टेल p है, हेड q है। इस वेक्टर को हम मान लेते हैं वेक्टर r। अब भाई p है यहां पे, तो इस p ये p एक पॉइंट है, तो इसको लोकेट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर हमें हमारा होना चाहिए। अब हमारा ऑरिजिन हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है हमेशा, तो इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ हम मेजर करते हैं। तो अगर इस ऑरिजिन o से एक वेक्टर इस तरह से हम ड्रॉ करें, इसको हम नाम दें वेक्टर r1, तो डेफिनेटली r1 इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। उसी तरह एक वेक्टर यहां पे ये ड्रॉ करें, इसका हम नाम दें वेक्टर r2। अब आपको क्या दिख रहा है, Q एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है स्पेस में, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। यहां से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया r1 जो कि P के पॉइंट को लेके लोकेट कर रहा है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में। एक और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट Q को लोकेट कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में। यानी कि इस जो वेक्टर गिवन है इसका टेल और हेड दोनों पोजीशन को ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या लोकेट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। हमेशा हम यही करेंगे। अब चलिए, अब आप यहां से देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स because almost all the time we need to locate some points in space, right? So that's the importance of position vectors. Whenever we wanted to locate any position in space, we need to use them. चलिए भाई, अब कुछ आपको दिख रहा है, एक वेक्टर यहां से ड्रॉ किया, इस वेक्टर के टेल से ये वेक्टर यहां तक गया और फिर इस वेक्टर के टेल से यानी कि r1 के टेल से r के हेड तक एक वेक्टर r2 है। तो r2 जो है इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r1 एंड r। क्लियरली पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट वेक्टर r1 एंड r2 बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ the points P लिखते जाइएगा and Q। Suppose R is the given vector having its tail, या ऐसे लिखिए कि having its terminal point P x1 y1 z1 and having its initial point P x1 y1 z1 and terminal point Q x2 y2 z2, ठीक है।
फिगर में सारा कुछ आपके दिखाया हुआ है। फ्रॉम द फिगर R2 is the resultant of vectors R1 and R. Therefore, R2 is equal to vector R1 plus vector R. That implies vector R is equal to vector R2 minus vector R1. ठीक है। अब R2 क्या होगा भाई? R2 पोजीशन वेक्टर है P x y z का, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या है P का, सॉरी R2 पोजीशन वेक्टर है Q x2 y2 z2 का, और R1 पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का x1 y1 और z1 का। तो R2 क्या हो जाएगा? Q पे ध्यान दीजिए, R2 हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिखता हूं, R2 हो जाएगा हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और R1 क्या हो जाएगा हमारा? x1i, अब माइनस है तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करते जाता हूँ, y1j माइनस z1k। कोई दिक्कत नहीं, आई को एक साथ, तो x2i और माइनस x1i में से i कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x2 माइनस x1i। उसी तरह y2 माइनस y1j, उसी तरह z2 माइनस z1k। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड द वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट px1 y1 z1 एंड टर्मिनल पॉइंट qx2 y2 z2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। Now we have to find the magnitude of this vector R. The magnitude is going to be a very crucial, a very important theorem, ठीक है, in 3-dimensional geometry। आपको अभी पता चल जाएगा, पहले कर लीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड, magnitude of vector R is R, जिसको हम R भी लिख सकते हैं, x2 माइनस, कहीं स्पेस नहीं है और ज़्यादा, चलिए ठीक है, हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नाउ this magnitude is the distance of PQ in 3-dimensional space, that is किसी लाइन का डिस्टेंस बता रहा है 3-dimensional स्पेस में। ठीक है, R is the distance between 2 points in 3-dimensional space having coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2। ये याद रखना है आपको, इसीलिए कहा कि एक थ्योरम की तरह है। तो जब भी आपका 3-dimensional स्पेस में 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए आए तो आप, और आपका कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है, दैट्स इट, बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। 2-dimensional में तो आपको पता ही है कि क्या होता है, 2 लाइन के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। ये 3-dimensional स्पेस में है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में करेंगे, 2 डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3D करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहाँ पे इसको दोबारा भी देखेंगे। बट ये याद रखने वाली चीज़ है, कॉमन चीज़ है, याद रखिएगा, क्योंकि वेक्टर में इसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वेक्टर में भी तो हम 2 पॉइंट की ही बात करते हैं, हेड और टेल की, तो वहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इसीलिए चलिए आई थिंक एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर देंगे। पेन कहाँ गया सारा, ये रहा। चलिए इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने आपको जो एक रफ इंट्रोडक्शन बताया था ना, जिस क्लास के बाद, जो वेक्टर अलजेब्रा पहली बार मैंने पढ़ाया था आपको, पहला क्लास, जिसको मैंने दोबारा से लिया वेक्टर अलजेब्रा 1 के नाम से, तो ये उसमें प्रॉब्लम बताया था, तो फिर से बता देता हूँ आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1, 3, 6 and Q2, 5, 4। क्या इस डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे? PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1, 4, 4, 9 इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 3। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच की। चलिए ये मैंने जानबूझ के देखा कि चलो एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। फोर्सेस A, B and C acting on an object are given in terms of their components, given in terms of their components by the vector equations, by the vector equations, vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k, B is equal to b1i plus b2j plus b3k, and vector C is equal to c1i plus c2j plus c3k. Find the magnitude, find the magnitude of the resultant
ऑफ these forces। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ए, बी और सी। तीनों फोर्सेस के उनके वेक्टर इक्वेशन से इस तरह से लिखा गया है, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस। इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी। रिजल्टेंट डेफिनेटली ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी देखिए r इज इक्वल टू ए बी सी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। तो वेक्टर ए को मैंने उसके इक्वेशन से लिख लिया। अब वेक्टर बी को लिख लेता हूं, b1i प्लस b2j प्लस c2k और प्लस अब वेक्टर सी को लिख लेता हूं, यहां b3 होगा। लग रहा है मैं अभी थक गया हूं। अब c1i प्लस c2j प्लस c3k, राइट। अब i वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो a1i, b1i और c1i, इन तीनों में से i कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा a1 प्लस b1 प्लस c1 और बाहर i। उसी तरह a2 प्लस b2 प्लस c2j, उसी तरह a3 प्लस b3 प्लस c3k। वेक्टर हमारा आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। x कंपोनेंट क्या होगा, i का जो कोएफिशिएंट है यही होगा, तो a1 प्लस b1 प्लस c1 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस a2 प्लस b2 प्लस c2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a3 प्लस b3 प्लस c3 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो हमारा वो जहाँ पे हमने प्रूफ करा था वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको मैं एज अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी अलग से डालूंगा। तो वो हमेशा आपके पास एक स्पेशल वीडियो के तौर पे अवेलेबल होगा। अब डायरेक्ट वहाँ से भी जाके अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं स्पेशली भी डालने वाला हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको निकालना, उसको समझना, उस फिगर को। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाए, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड द फिगर एक्चुअली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, सब क्लास में आज सब कुछ आपको समझ में आया हो। और डायरेक्शन कोसाइंस हम उसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से क्लास करूँगा। आज मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो आधा घंटा स्पेशली उसको समझाने में आपको लगेगा, इसीलिए आज तो पॉसिबल नहीं है। कल मैं डायरेक्शन कोसाइंस को आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और डायरेक्शन कोसाइंस करने के बाद डेफिनेटली हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वगैरह। तो डेफिनेटली वेक्टर का क्लास जितना एस्टिमेट हमने किया था कि 2-3 क्लास में हो जाएगा, वैसा नहीं है, थोड़ा सा लंबा जाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है इसको बताने में। सो कल मैं डायरेक्शन कोसाइंस और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को कल इंट्रोड्यूस कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।